Hello everyone. Google India Private Limited, Microsoft India Private Limited, Apple India Private Limited, क्या ये इंडियन कंपनीज है? जहां तक हमें पता है ये कंपनीज अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज है। तो फिर इनका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये नाम क्यों है? तो इन कंपनियों ने अपने आप को इंडिया में एस्टैब्लिश किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस किए हैं। इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है आरओसी के पास। आरओसी का फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो जब भी कोई कंपनी रजिस्टर होती है या फॉर्म होती है या एस्टैब्लिश होती है, तब भी उन्होंने अपने आप को एमसीए के पोर्टल पे जाके रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास एस्टैब्लिश किया होगा। तो ये एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर किए होंगे, जिसमें थोड़े बहुत प्रोसीजर जो है वो हमें पता भी है, जो हमने क्लास 11th और 12th में ही सीख लिए थे। जैसे एमओए और एओए सबमिट करना। एमओए का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एओए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी और चार्टर ऑफ अ कंपनी भी बोला जाता है। तो ये लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं जो कंपनी फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सबमिट किए जाते हैं। एमओए जो है ये शेयर होल्डर के साथ का अपना रिलेशनशिप बताता है और साथ में कंपनी का ऑब्जेक्टिव भी बताती है कि कंपनी क्यों एस्टैब्लिश हुई है। तो ये एमओए में 6 क्लॉजेस होते हैं। नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज एंड एसोसिएशन क्लॉज। ऐसे करके 6 क्लॉजेस होते हैं जो बताते हैं कि हमारा रिलेशनशिप जो है वो कंपनी के साथ कैसा है, शेयर होल्डर्स का रिलेशनशिप विद द कंपनी। उसके बाद आता है एओए। तो एओए जो है दैट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, इसे भी चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं। और ये जो है ये स्पेसिफाई करता है रोल, राइट्स, ड्यूटीज, पावर्स एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो अभी हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये ऑब्जेक्टिव्स बताता है कंपनी का, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो ये ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए जो है वो गाइडलाइन सेट करता है। ओके उसके बाद और कुछ फॉर्मेलिटीज है, जैसे डीन नंबर लेना, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, फिर तुम्हारे जो डिजिटल सिग्नेचरीज वगैरह है उसकी फॉर्मेलिटीज करना, और कई सारी फॉर्मेलिटीज होने के बाद कंपनी को अपना रजिस्टर्ड नंबर मिल जाता है। ये हो गई कंपनी की आइडेंटिटी। अभी हम बोल सकते हैं कंपनी एस्टैब्लिश हो चुकी है, कंपनी लीगली फॉर्म हो चुकी है, कंपनी को एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल गया है। जैसे हम एक ह्यूमन एंड फिजिकल एंटिटी है, वैसे अभी कंपनी जो है वो लीगल एंटिटी हो चुकी है। तो अभी कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर सकती है, लीगली एंटर कर सकती है। ये कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट जो है वो ह्यूमन बीइंग के साथ भी बन सकते हैं जिनकी फिजिकल एंटिटी है। जैसे कंपनी किसी एम्प्लॉयज को अपॉइंट कर रही है, इन दैट केस ये हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय। और उसके बाद कंपनी दूसरे लीगल एंटिटी के साथ, दूसरे कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर सकती है। जैसे कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, इन सारे एंटिटीज के साथ अभी कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जा सकती है। अगर इस दौरान कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, इन दैट केस कंपनी या फिजिकल एंटिटी हो या लीगल एंटिटी हो, उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकती है। मतलब कंपनी वो एंटिटी को सू कर सकती है। अगर कंपनी ने खुद ने अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो कोई और एंटिटी जो है आपको या आपकी कंपनी को सू कर सकती है। मतलब ये सू हो भी सकती है और सू कर भी सकती है। जब आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो रजिस्टर ऑफ कंपनी के पास, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश करो, या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के हिसाब से अपने आप को एस्टैब्लिश करो, या तो आप एक एलएलपी भी ओपन कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो या एलएलपी हो, इसलिए बहुत सारे डिक्लेरेशन जो है वो आपको आरओसी को देने होते हैं। इन्फोसिस लिमिटेड या रिलायंस इंडस्ट्रीज आज की तारीख में बहुत एस्टैब्लिश कंपनीज बन चुकी है। मोर देन $100 बिलियन इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन क्या आपको पता है ये कंपनीज में वन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज थी। एज पर द रिक्वायरमेंट उन्होंने अपने आप को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर दिया। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अपने कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ओके यहाँ पे शेयर्स जो है वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। विदाउट कंसेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी यू कैन नॉट ट्रांसफर द शेयर्स। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अभी जो मैक्सिमम मेंबर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकते हैं वो 200 है। जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से पब्लिक में जाती है तभी नंबर्स जो है वो अनलिमिटेड हो सकते हैं। मतलब मेंबर्स या शेयर होल्डर्स के ऊपर कोई नंबर का रेस्ट्रिक्शन नहीं है।
ओके। और एट द सेम टाइम जब ट्रांसफर होते हैं आपके शेयर्स, वो टाइम पे भी कंपनी रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती। इसलिए आपने देखा होगा जब कंपनीज इन्फोसिस या टीसीएस या आईसीआईसीआई, जो भी कंपनीज के आप जब शेयर ट्रेड करते हो मार्केट में, वो टाइम पे यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता, आपको किसी का परमिशन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि ये सिक्योरिटीज जो है वो ट्रेडेबल सिक्योरिटीज है और वो लिस्टेड है ऑन द इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस। हमने बात की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की। ये जो दो चार्टर ऑफ द कंपनीज है, ये कंपलसरी है जो भी कंपनी अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहती है, फिर वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, और इन्हें पब्लिक डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। तो थोड़े कुछ चार्जेस आप पे करके एमसीए के पोर्टल के ऊपर जाके ये डॉक्यूमेंट्स का एक्सेसिबिलिटी आप ले सकते हो। किसी भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स जो है, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट मतलब एमओए और एओए, आप देख सकते हो। एट द सेम टाइम एक और पब्लिक डॉक्यूमेंट आता है जिसे बोलते हैं प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। जो कंपनी अपने आप का आईपीओ लाना चाहती है और जनरल पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तभी कंपनी को अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो सेबी के पास सबमिट करना पड़ता है। एक बार वेटेड होने के बाद यही प्रोस्पेक्टस जो है ये आरओसी के पास भी सबमिट करना पड़ता है, स्टॉक एक्सचेंज के पास भी देना पड़ता है, एट द सेम टाइम आपको आपके वेबसाइट के ऊपर भी रखना पड़ता है फॉर द जनरल पब्लिक। तो अभी इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है आरओसी के पास। जब रजिस्टर करते हैं तो काफी सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। जो फॉर्मेलिटीज करते हैं उसमें से एओए और एमओए जो रहता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो थोड़े बहुत कुछ चार्जेस है कि एमसीए के पास आप एक्सेसिबिलिटी उसकी ले सकते हो। उसके बाद जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है उसे प्रोस्पेक्टस भी सबमिट करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट ही कहा जाता है क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है वो जनरल पब्लिक के पास रहती है। So we research analysts are expected to study these public documents at the time of analyzing any company. After doing our economic analysis and the industry analysis, now the time to go for a very specific analysis, that is company analysis. So welcome you all to the NISM Chapter 7 Research Analysis Certification Examination, Company Analysis, Business and Governance.